हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पी आर तरुण। मैं फिर आज सॉल्यूशन का अगला भाग लेकर के आपके सामने आया हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको होमवर्क के लिए, जो कैलकुलेट करना था हमारा, उसमें मोल फ्रैक्शन परसेंटेज में कैलकुलेट करना था वेपर प्रेशर के जरिए। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या है वो। तो क्वेश्चन था एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A is to 520 millimeter of Hg and that of pure liquid B is 1000 millimeter of Hg. If mixture of solution A and B boils at 80 degree Celsius and 1 atmospheric pressure, then the mole fraction of A in percentage is. यहाँ पे दिया क्या क्या है, A का दिया हुआ है, ये वेपर प्रेशर दिया हुआ है, B का दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है। चलिए यहाँ से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यदि आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप मिला लेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं उसे यदि नहीं किया है तो चलिए आज फिर से वापस ट्राई करना है ना। जहाँ प्रॉब्लम हो तो मेरे सॉल्यूशन से आप देखना, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं पढ़ना। आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद। चलिए तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं कि यहाँ वेपर प्रेशर दिया हुआ है किसका, PA का, है ना। प्योर स्टेट में दिया हुआ है, प्योर लिक्विड है, इसका मतलब P0 ऑफ A दे रखा उसने कितना 250 mm ऑफ Hg। ओके, ये दे रखा उसने। P0 ऑफ B भी दे रखा उसने कितना 1000 यहाँ पे mm ऑफ Hg, ये दे रखा उसने। फिर क्या दिया उसने, अच्छा इसने एक चीज़ और दे रखा है, देखिए सॉल्यूशन A एंड B, सॉल्यूशन ऑफ A एंड B बॉयल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स टोटल प्रेशर क्या हम लेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ P टोटल, यहाँ से हमें P टोटल मिल जाएगा। यस, क्या मिलेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा 1 ATM बराबर कितना होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। तो यहाँ से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ सेम जो पहले से जो प्रेशर का यूनिट है उसी में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg करेंगे। चलिए तो अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मीन्स x ऑफ A इक्वल टू व्हाट, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि आपको पता है कल हम लोगों ने P टोटल का फार्मूला लिखा था डाल्टन्स लॉ से, P डैश ऑफ A प्लस P डैश ऑफ B, ये क्या था, है ना। इसको हम और आगे पुट करें वैल्यू तो क्या होगा P डैश ऑफ A, तो क्या लिख सकते हैं x ऑफ A इंटू P0 ऑफ A प्लस x P डैश B के बारे में क्या लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ B, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट, ये लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है x से, तो जैसा कि हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B ये कितना हुआ करता है, ये 1 हुआ करता है। हमें निकालना क्या है, A निकालना है, तो हम B का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें से, तो हमें A मिल जाएगा 1 माइनस x से, ठीक है। तो चलिए इसमें हम वैल्यू पुट करें उसका, x A को यूं ही रहने देते हैं, P0 A को ऐसे ही रहने देते हैं, x B की जगह क्या डालते हैं 1 माइनस एक्स A, और यहाँ पे P0 ऑफ B, इसको इधर हम लिखते हैं, ठीक है, इधर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ देखा जाए तो क्या मिल रहा है हमें x ऑफ A इंटू P0 ऑफ A प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो P1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको P0 B और माइनस x ऑफ A इंटू P0 ऑफ B, ये हमारा है। चलिए आगे बढ़े हम। यहाँ पे इस दोनों में कॉमन क्या है, x A कॉमन है, ये अलग है हमारा P0 B, इसमें भी। चलिए ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे यहाँ से भी पुट करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे ही मिल सकता है। तो ये प्लस में है तो इसको लिखते हैं ऐसे ही P0 ऑफ B, चलिए P0 ऑफ A माइनस P0 ऑफ B इंटू
दोनों में कॉमन हमारा है एक्स ऑफ ए, तो यहाँ लिखेंगे एक्स ऑफ ए प्लस पी नॉट बी। यहाँ से देखा जाए इसको हमने कैसे किया, तो ये एक्स ए और पी नॉट ए है, एक्स ए पी नॉट बी है, तो एक्चुअली ये माइनस में है ये पूरा टर्म, तो यहाँ से एक पी नॉट ए किया और ये माइनस वाला को यहाँ लिखा पी नॉट बी, और ये दोनों में है तो हमने इसको ये कर दिया, इसका कॉमन ले लिया और प्लस पी नॉट बी। ठीक है, तो इस फार्मूला को हमने ऐसे कर लिया। आप डायरेक्ट भी पुट करेंगे तो बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से पी नॉट पी टोटल था हमारे पास, तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। इस फार्मूला जो हमें मिला है यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पी कितना है 760 इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए कितना दिया रखा उसने 250 दे रखा है, 250 माइनस ये 1000 दे रखा है, कोई बात नहीं। और यहाँ जो वैल्यू है हमें नहीं पता, एक्स ए नहीं पता है, और प्लस पी भी कितना है, पी भी अभी भी हमारे पास 1000 ही है। ठीक है, इसको यदि हम आगे बढ़ें तो 160 माइनस इस 1000 को इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू इसमें से माइनस होगा तो कितना होगा, ये 750 बचेगा, 750 है ना, 520 है, ओह सॉरी, ये जो है वो क्वेश्चन के अंदर 520 है, ये 520 है ना, गलत लिखा गया था, 520 दे रखा उसने, तो यहाँ 520 होगा। ठीक है, बाकी सब जगह ठीक है, वो 1000 है, 520 है। तो चलिए यहाँ से जो हम माइनस करेंगे ये कितना होगा इधर, तो 520, तो ये होगा कहने का मतलब 80 मीन्स 600 और 480 इंटू एक्स ऑफ ए, ठीक ना, ये माइनस में होगा। अच्छा ये कितना हुआ, ये 40 मीन्स 800 240 माइनस में इज इक्वल टू माइनस 480 एक्स ऑफ ए से ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से एक्स से क्या होगा 240/280, ये 2 टाइम्स से कट गया, 1/2 टाइम्स मीन्स 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया हमारे पास 0.5। इसको परसेंट में लिखेंगे, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दी मीन्स 50%। आंसर कौन होगा हमारा, डी ऑप्शन, है ना, आंसर कौन होगा हमारा, डी ऑप्शन, 50%, 50 जो था वो आंसर होगा। चलिए इस चीज़ को समझते हैं एक बार और, क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए, कर लिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई कह रहा था इस क्वेश्चन के अंदर क्या, इसने क्या क्या दे रखा था, प्योर लिक्विड ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर दे रखा था उसने प्योर स्टेट में, है ना, ए का 520 मिलीमीटर ऑफ एच जी। इस तरीके से पी नॉट ऑफ बी दिया था उसने, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ बी क्या दिया था 1000 मिलीमीटर ऑफ एच जी। फिर उसने टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के टर्म में दिया। ठीक है, तो वो हम उसको कन्वर्ट कर लिए किस में, मिलीमीटर ऑफ एच जी में, 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी हो गया। एक्स ऑफ ए निकालना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जैसा कि हम जानते हैं डाल्टन्स लॉ से टोटल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ से लिखा एक्स ऑफ ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, और हमें क्या निकालना था एक्स ए, इसलिए एक्स बी वाले में पुट किया। ठीक है, 1 माइनस एक्स ए पुट कर दिया, उसको और आगे एलिब्रेट किया तो ये फार्मूला मिल गया, सबका वैल्यू पुट किया तो हमें क्या मिल गया 0.5, और इसको परसेंट में लिखना था तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50% इज द आंसर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे नए टॉपिक को लेते हैं। ओके, इसको आप घर पे यदि नहीं किए हैं तो अपने से करना, और जहाँ प्रॉब्लम होगा तो इससे ज़रूर आप मैच करना, ऐसे नहीं करना कि हाँ छोड़ दे रहे हैं तो देखो बाबू मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, प्रॉब्लम सिर्फ आपको होगी। इसीलिए कहते हैं जो हम मेहनत करते हैं आपके लिए करते हैं ताकि आपका भविष्य अच्छा हो सके, इसीलिए आप भी मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ हम सर को पढ़ना, अपना सर पढ़ के चले गए, है ना, हमको तो पढ़ना नहीं है, अब पढ़ना तो आपको है ना, बनना आपको है। हमको जो बनना था हम बन चुके हैं, इसीलिए प्लीज़ आप मेहनत करें, ठीक ना। ऐसा नहीं कि हाँ बस ठीक है रख दिया, तो ये ठीक बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। मेहनत आपको करना पड़ेगा तभी तो कुछ बनेंगे आप, है ना, बिना मेहनत तो कुछ पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज का जो नया टॉपिक है हमारा वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। यस, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, है ना, आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे तो एक्चुअली आइडियल कुछ भी नहीं होता,
है ना, एब्सोल्यूट टू कुछ नहीं होता है, अबाउट टू होता है। लेकिन चलिए प्रैक्टिकली हम आइडियल का इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आइडियल कुछ होता है, लेकिन है ना हम थ्योरेटिकली पढ़ सकते हैं आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना। आइडियल सॉल्यूशन होता क्या आखिरकार, तो वह सॉल्यूशन यदि हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं इन द सेंस ऑफ केमिस्ट्री इन द विथ रिगार्डिंग द सॉल्यूशन चैप्टर, तो ये आइडियल सॉल्यूशन होगा क्या। आइडियल सॉल्यूशन होता है कि वह सॉल्यूशन जो हर एक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो, वैसा सॉल्यूशन जो हर एक कंसंट्रेशन और हर एक टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो, उसको क्या बोलते हैं हम, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। जरा डिफाइन कर लें एक बार, डिफिनेशन क्या होगा, द सॉल्यूशन which obey Raoult's law at all concentration and temperature. The solution which obey Raoult's law at all concentration and temperature is called Raoult's law. Oh my God, is called ideal solution. इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। मतलब वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो हर एक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के लिए, ठीक ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब आते हैं कि इसके रीज़न क्या है, क्यों हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, क्या वजह है, क्यों आखिरकार हर एक कंसंट्रेशन और हर एक टेम्परेचर टर्म वेरिएशंस पे भी आइडियल सॉल्यूशन और राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। तो हम उसकी बात करें तो ये रीज़न की बात करें कि क्यों ऐसा हुआ करता है, ठीक है। तो देखिए हम एक छोटा सा इमेजनरी एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को हम समझना चाह रहे हैं। एक इमेजनरी एग्जाम्पल लेके हम इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन, देखिए क्या किया कि यहाँ पे हमने एक प्योर स्टेट में, चलिए ए लिया, जो हमारा क्या है यहाँ पे सॉल्यूट मान लेते हैं इसको, ये सॉल्यूट है ए का, इसमें ए मॉलिक्यूल ए इसमें जो मॉलिक्यूल है ना, ये ए है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, ये बी हमारा अब सॉल्वेंट है अब की बार, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो बी एंड बी है, इस तरह के मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर, और ये हमारा सॉल्यूशन है। इस दोनों से तैयार सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या तैयार है, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन तैयार है। ये जो सॉल्यूशन तैयार है उसके अंदर ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों हो पा रहा है, तो रीज़न क्या है कि इंट्रैक्शन जितना है ए और ए के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस तरह का भी दोनों में लगाव है, ठीक ना, अट्रैक्शन जो भी है जो भी अट्रैक्शन ए और ए के बीच में है, उतना ही इंट्रैक्शन किसके है और बी के बीच में भी है, और फिर वही इंट्रैक्शन बराबर किसके है, ए और बी। कहने का मतलब है कि कोई किसी ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल, ये जो न्यू मॉलिक्यूल बन रहा है, पहले वाले दो अलग अलग मॉलिक्यूल का जितना इंट्रैक्शन होगा, उतना ही जो हमारा न्यू मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर बन रहा है, उसके अंदर जो इंट्रैक्शन है वो ना बढ़ता है ना घटता, एज इट इज़ वैसा ही रहता है। तो यही बेसिक रीज़न है। तो लिखेंगे यहाँ एक लाइन कि इंट्रैक्शन रीजन की बात करें कि ऐसा क्यों आइडियल सॉल्यूशन बिहेव जैसा बिहेव करता है, तो इंट्रैक्शन बिटवीन ए इज इक्वल टू इंट्रैक्शन बिटवीन, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं बिटवीन का, बिटवीन बी इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि जो फाइनल सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन है वो भी उसके बराबर है, इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तीनों का इंट्रैक्शन क्या है, आपस में बराबर है, और इसी की वजह से क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती, कोई उसमें मॉलिक्यूल ना एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है, किसी तरह का कोई चेंजिंग उसमें हो नहीं रहा, ठीक है।
इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक आइडियल प्रॉपर्टी शो करता है। किसके रिगार्डिंग? हमारा राउल्ट्स लॉ के, राउल्ट का जो लॉ है उसके रिस्पेक्ट में ये आइडियली बिहेव करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज द रीजन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। मिटाएं, चल बाबू आगे बढ़े। आप मेहनत करके, खूब मेहनत करके पढ़िए, है ना। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है दुनिया में, ठीक ना। चलो अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तेजी में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के गुण क्या क्या है? ठीक है, तो चलिए पहला हम बात करें यहां से आइडियल सॉल्यूशन के गुण। तो जो ऑब्जर्व प्रॉपर्टी होता है वही कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी, या वेपर प्रेशर की बात करें तो यहां कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कैलकुलेटेड, या इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेपर प्रेशर। अच्छा, यहां मतलब अब हमने लिख दिया क्या, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। अब समझ में नहीं आ रहा ऑब्जर्व का मतलब क्या हुआ, कैलकुलेट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए हम समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आपने दो लिक्विड लिया था, चीज़ों को समझेंगे। चलिए हमने यहाँ पे लिक्विड ले लिया CH3OH, मिथनल ले लिया, और साथ में हमने यहाँ पे ले लिया वाटर। ये वाटर है मान लेते हैं, ठीक है, या ऐसे ना माने दिक्कत हो जाएगा। हम मानते हैं बेंजीन है, यहाँ मानते हैं टॉल्यूइन है, ठीक है। और इससे यहाँ पे हमारा क्या बना, सॉल्यूशन। यदि ये हमारा अभी सॉल्यूट मान लेते हैं, ये सॉल्यूट मानते हैं, इसको मानते हैं सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन बनना है बेंजीन प्लस टॉल्यूइन का। ये सॉल्यूशन किसका है, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन का। तो ये बेंजीन और टॉल्यूइन सॉल्यूशन बनने से जो पहले के स्टेज में है, अभी इसका जितना वेपर प्रेशर होगा, मान लेते हैं कि ये है वो क्या है, वो 5 मिली mm दे रहा है, अभी mm ऑफ Hg दे रहा है, ये दे रहा है 10, मान लेते हैं ये 10 mm दे रहा है ऑफ Hg, ठीक है। अभी क्या दे रहा है, ये 5 mm ऑफ Hg दे रहा है, और ये 10 mm ऑफ Hg दे रहा है। ये हमारा वेपर प्रेशर दे रहा है ना। तो ये जो है मतलब सॉल्यूशन बनने से पहले जो हम कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है कैलकुलेटेड या नॉर्मल। ठीक है, समझ आ रही बात। यदि हम सॉल्यूशन बनने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को, उसके कंपोनेंट को यदि हम चेक करें कि इसके प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो ये सब क्या होगा, वो हमारा कैलकुलेटेड कहलाएगा। लेकिन जो ही आप इसको मिला के आप क्या कर दिए, आपने सॉल्यूशन बना दिया। अब सॉल्यूशन में हम इसी प्रॉपर्टी को, यदि इसी के वेपर प्रेशर को अब हम चेक करने लग जाएं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस वन इज द ऑब्जर्व्ड। तो ये मतलब होता है ऑब्जर्व का। ऑब्जर्व का मतलब है कि जब आपने सॉल्यूशन तैयार कर लिया, तो उसको जब आप निरीक्षण कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो वो जो चीज़ें आएंगी प्रॉपर्टी के रूप में, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ऑब्जर्व प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन जो पहले सॉल्यूशन बनने से तैयार होगा, वो क्या कहलाएगा, कैलकुलेटेड या नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यदि आइडियल सॉल्यूशन ये बना रहा है, बेंजीन और टॉल्यूइन का सॉल्यूशन यदि आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होना चाहिए, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर किससे बनाना चाहिए, कैलकुलेट के। मतलब अभी भी यहाँ क्या आना चाहिए, 15 मिलीमीटर ऑफ Hg ही आना चाहिए, 5 उसका और 10 उसका। तो यही है ऑब्जर्व और यही है कैलकुलेटेड। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ें। तो इस तरह से ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड की हम बात कर सकते हैं। चीज़ों को समझेंगे, है ना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ करती है।
अब यहां जो ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा। मीन्स क्या, फिर से सॉल्यूशन में आए, सॉल्यूशन बनने से पहले वाला ए और बी सॉलिड सॉल्वेंट का जो ये मानते कि 100 डिग्री सेल्सियस और ये हमारा कितना होगा 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रहा है, तो दोनों मिला के जो सॉल्यूशन तैयार है वो कितना 210 पे होगा। कहने का मतलब यही है कि ऑब्जर्व और जो कैलकुलेटेड है दोनों बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बराबर होगा। तीसरी बात करें, यदि हम दोनों के वॉल्यूम को मिक्स करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को मिक्स करते हैं, तो वहां पे कोई, ठीक ना, किसी तरीके का वहां पे आपको न वो वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा न वॉल्यूम घटता हुआ दिखाई पड़ेगा, एग्जैक्ट उतना ही वॉल्यूम होगा। ठीक ना, तो लिखेंगे वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग शुड बी, यस ऐसे लिखें, चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, चेंज इन वॉल्यूम है ना, आफ्टर मिक्सिंग शुड बी ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग समझते हैं हम। इसका मतलब समझते हैं कि क्या हुआ, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सोल्यूशन। चलिए इसको तुम समझते हैं कि क्या हुआ। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे ए हमने क्या किया, 1 लीटर लिया, 1 लीटर लिया, यहाँ पे ए 1 लीटर लिया, ये हमारा ए है। और जो बी है, बी सॉल्यूशन है, ये भी हम क्या लिया, हमने 1 लीटर ही लिया, ये बी सॉल्यूशन। अब ए बी को जो हमने मिलाया तो इससे जो हमारा बना सॉल्यूशन तैयार हुआ बन करके, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ 2 लीटर हुआ, ये सॉल्यूशन हमारा है ना। ये जो हमारा बी था और ये ए है, 1 लीटर मिलकर कितना हुआ 2 लीटर। मीन्स वॉल्यूम चेंज क्या हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल 2 माइनस 1 प्लस 1 2 0। तो यही होता है कि जो इनिशियल वॉल्यूम है और फाइनल वॉल्यूम है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, ना ये कम रहा है ना ये बढ़ रहा है। तो यही क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग शुड बी 0, डेल्टा वी मिक्सिंग 0, दिस वन इज द चेंज। डेल्टा मतलब चेंज, वी मिक्सिंग मीन्स वॉल्यूम का मिक्सिंग, है ना। और बात करते हैं कि हीट चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग। क्या बात करेंगे हम कि हीट को हम इंथैल्पी भी बोलते हैं, है ना। थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग से बोले तो क्या होगा, हीट को इंथैल्पी बोलते हैं। हीट चेंज या हीट एक्सचेंज कहें, हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग शुड बी 0, है ना। जैसे डेल्टा एच, ये हमारा चेंज इन इंथैल्पी है, वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है। किसके लिए, मिक्सचर के लिए, किसके लिए, मिक्सचर के लिए, ये 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे है ना, आपको कभी कभी आपने घर में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको मिला होगा, घर में काम करते हैं उससे। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कपड़ा तो ज़रूर धोया होगा, तो सर्फ हाथ में लेते हैं और जो ही पानी में रखते हैं तो देखना वो गर्म हो जाएगा, ठीक ना। मतलब वहाँ से क्या हो रहा है, जब सर्फ जो है सोडियम ल्यूराइल सल्फेट सर्फ, वो क्या होता है जब वाटर से रिएक्शन करता है तो इट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन, है ना, हीट लिबरेट करता है तो हमें क्या लगता है गर्म। कभी कभी आपने गौर किया होगा शीशा के ग्लास में जब हम ग्लूकोज जो खाने वाला होता है ग्लूकोज, उसको जब हम क्या करते हैं मिलाते हैं उस पानी में, वाटर में, तो क्या होता है देखना आपको, थोड़ा सा उसके ग्लास के जो वॉल है, शीशा का जो ग्लास होता है, कांच का ग्लास, उसके वॉल पे ठंडा ठंडा थोड़ा सा कंडेंसेशन टाइप का दिखेगा, कंडेंस होता हुआ दिखेगा, मतलब उसका टेम्परेचर घट रहा है ना। तो कभी टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखा आपने, कभी घटता हुआ देखा आपने, लेकिन जो आइडियल सॉल्यूशन होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। यदि आप नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूट ए लेते हैं और 30 डिग्री सेल्सियस पे आप
सॉल्वेंट बी लेते हैं और उससे जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो इतना होगा, ऐसा होगा कि ताकि वो हमारा जो नेट जो बचता है वो ना बचेगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब एग्जैक्टली टेम्परेचर जो है हमारा वो सेम हो जाएगा जितना ए का है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए का मान लेते हैं कितना 25 डिग्री सेल्सियस, बी का जो है यहाँ पे वो कितना होगा हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है हमारा सॉल्यूशन, इसका टेम्परेचर कितना होगा, दोनों का एवरेज निकाल देंगे उसमें, है ना। दोनों का एवरेज कितना होगा 30 + 25/2, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर होगा ताकि ये टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो, कोई हीट में कोई इस तरह का चेंजिंग नहीं हो। तो यही क्या कहलाता है, हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। यदि सर्फ की बात कर लो आप तो क्या होता है, वहाँ से एक्जोथर्मिक होता है, तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन नहीं हुआ। वो हमारा आगे बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन उसमें बात करेंगे। तो यहाँ जो है हमारा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का क्या है कि हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द मिक्सिंग शुड बी 0। मिलाएंगे तो वहाँ पे कोई हीट में चेंजिंग नहीं आएगी, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अब क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारा सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है वो कभी भी आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, ना ही सॉल्यूशन फेज में, ठीक ना, जाकर के कभी भी वो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वो आइडियल सॉल्यूशन। इसकी बात करें तो देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, देयर शुड बी no chemical reaction, there should be no chemical reaction of solute and solvent, there should be no chemical reaction of solute and solvent in the solution। सॉल्यूशन फेज में क्या होगा, कभी भी केमिकल रिएक्शन हमारा सॉल्वेंट नहीं करेगा, केमिकली इनर्ट रहेगा। तो दिस इज द कंडीशन का कैरेक्टरिस्टिक फॉर आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, फॉलो और राउल्ट्स लॉ, जो हम पहले ही लिख चुके हैं। क्या कैसे फॉलो करेगा, तो P डैश ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए। इस फॉर्मूला को आप जानते हैं, P डैश ऑफ बी शुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी। यस, इसको पहले ही जानते हैं, तो इसको ये फॉलो करेगा एग्जैक्टली ओवर ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे, इसको क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, ठीक है। ये राउल्ट्स लॉ है हमारा। चलिए कुछ और हम बात करें, स्टार लगा के लिखेंगे कि यहाँ डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन 0। हम बात करते हैं कि डेल्टा एस क्या होता है। ये जो डेल्टा एस है वो हमारा है चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी। ये इंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस, डिजॉर्डरनेस, इसको हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, ठीक ना। मतलब जो डिजॉर्डरनेस है, बेतरतीब है ना, रैंडमनेस है, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोपी। तो हमेशा जब मिक्सचर हम मिलाएंगे, सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाएंगे, तो क्या होगा, हमेशा वो उसका रैंडमनेस बढ़ेगा, उसमें है ना डिजॉर्डरनेस आएगा, मीन्स इंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव। इंट्रोपी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऐसे भी इंट्रोपी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। एक और यहाँ स्टार ला के लिखे, स्टार देने का मतलब नोट होता है हमारा, ये पूछेगा आपको नीट और जेई के, है ना। जब भी हम स्टार दे दें आप समझ जाना कि ये एग्जाम ओरिएंटेड बात है। तो यहाँ डेल्टा जी की बात करें, वो क्या होगा, लेस देन 0। अच्छा ये क्या लिख दिया भाई, डेल्टा जी क्या हुआ, ये है चेंज इन फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये भी हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। ये अच्छा क्यों ये ज़रूरत है, तो देखिए ये दो जो हमने लिखा यहाँ पे, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 और डेल्टा जी स्मॉलर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे और सॉल्यूशन तैयार करेंगे, उस वक्त क्या होगा कि हमारा हमेशा जो इंट्रोपी है सॉल्यूशन का वो बढ़ना चाहिए, रैंडमनेस बढ़ना चाहिए, है ना। तीसरी बात करें हम कि ये क्या होगा, ये डेल्टा जी क्या, ये है गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। हम लोग पढ़ते हैं गिब्स हॉलमंड इक्वेशन, है ना। इसके लिए हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में एक छोटा सा फार्मूला लिखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
ये फार्मूला में है ना, यही वही है। यहाँ देखिए यही एक्चुअली ये जो फार्मूला है गिब्स का फार्मूला है ना, ये दोनों अभी हमने यहाँ पे आपको लिखा है। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ये बताता है कि कोई भी जो नेचुरल प्रोसेस हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब खुद ब खुद वो प्रोसीड करेगा या नहीं होगा, उसके बारे में ये बताता है। कब बताता है? तो किसी भी प्रोसेस होने के लिए, किसी भी प्रोसेस को होने के लिए ये जो डेल्टा जी है शुड बी निगेटिव। ये है हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो भी होता है उसके लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा जी शुड बी निगेटिव होना चाहिए एंड द चेंज इन एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो कोई भी प्रोसेस ये खुद ब खुद हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो उसके लिए दो कंडीशन होना चाहिए। क्या? डेल्टा जी मीन्स ये हमारा जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी है, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक ना, ये गिब्स फ्री एनर्जी है और ये चेंज इन एंट्रोपी है। तो यहाँ भी जब यदि वो आइडियल सॉल्यूशन है तो अपने आप बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी हमें। तो यहाँ पे क्या है? चेंज इन एंट्रोपी शुड बी ग्रेटर देन 0 और जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका वैल्यू निगेटिव में होना चाहिए, तो 0 से कम होना चाहिए, है ना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टार लगाए बेटा, इसको समझ में आ गई बात है। चलिए स्टार लगा के फिर से लिखते हैं कुछ पॉइंट्स को। समझने वाला टॉपिक है, चीज़ों को हम समझ जाएंगे तो बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट स्टार लगाएं और लिखें कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पानी मिलाना। डाइल्यूट सॉल्यूशन इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? बिकॉज, ऐसा क्यों, रीजन क्या होगा इसका? तो बिकॉज in dilute solution amount of solute is very less and hence there is no interaction between solute and solvent, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हमने क्या लिखा? डाइल्यूट सॉल्यूशन इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज आइडियल सॉल्यूशन बिकॉज इन डाइल्यूट सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस एंड हेंस देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी हमने कहा था रीजन में, आइडियल सॉल्यूशन के रीजन में कहा था कि आइडियल होने का रीजन क्या है, तो उसमें हमने कहा था कि इंट्रैक्शन बिटवीन solute और इंटरेक्शन बिटवीन solvent और इवन इंटरेक्शन बिटवीन द solute एंड solvent पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, वो सब क्या है? आपस में बराबर है, कोई इंटरेक्शन हो नहीं रहा। तो यदि कोई मान लीजिए कि ये कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं भी है, कोई आइडियल सॉल्यूशन, इसमें आपने क्या किया? बहुत सारा पानी मिला दिया, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल ए हमारा और बी मॉलिक्यूल बहुत बहुत दूर है, और जब बहुत दूर होगा तो इंटरेक्शन होगा क्या? क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन सॉलिड का क्या है? बहुत कम है, और जब कम है तो इसके बीच में इंटरेक्शन होना काफ़ी मुश्किल है ना, बहुत दूर दूर है। तो ये कैसा बिहेव करने लग जाएगा? इट्स बिहेव लाइक एज ए आइडियल सॉल्यूशन। कैसा बिहेव करने लग जाएगा? ये आइडियल सॉल्यूशन। दिस इज द बेसिक रीजन, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट स्टार ला के बात करते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ लिखेंगे एक राउल्ट्स लॉ जो हमारा होता है, राउल्ट्स लॉ is mainly applicable for, राउल्ट्स लॉ को हम यूजुअली यूज करते हैं, मुख्यतया यूज करते हैं एप्लीकेबल फॉर, है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम यूजुअली राउल्ट्स लॉ को हम उपयोग में लाते हैं, मुख्यतया लाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस बात को लिख लिया। अब कुछ हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक ना, एग्जाम्पल करते हैं। मिटा इसको, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राउल्ट्स लॉ किसके लिए यूज़ करते हैं हम? यूजुअली आइडियल सोल्यूशन के लिए करते हैं। और चूंकि डाइल्यूट सोल्यूशन हम क्या है, आइडियली होता है, इसे डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मेनली जब हम बात करेंगे तो राउल्ट्स लॉ को करेंगे, स्टार लगाते हैं उसका। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन क्या क्या होगा? तो पहली बात, जैसा कि अभी आपने देखा कि जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, पानी मिला हुआ सॉल्यूशन होगा, वो हमारा क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। फिर हम बात करें बेंजीन प्लस टोल्यूइन, ये जो बेंजीन है प्लस टोल्यूइन, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, इसे यहीं बना देते हैं। ये बेंजीन कुछ इस कदर होता है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके का ये बेंजीन हमारा C6H6 हुआ करता है, ये बेंजीन है। टोल्यूइन की बात करें तो ये टोल्यूइन, ठीक है, यहाँ CH3 लगा दो आप, ये टोल्यूइन हो गया, बेंजीन और टोल्यूइन। नेक्स्ट हम बात करें नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, इसको मिला दें। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6, ये नॉर्मल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या होगा, हर एक छोर और मोड़ पे क्या होता है? कार्बन। ये CH3, इधर CH2, यहाँ आ गए तो फिर से वापस CH2, यहाँ आ गए तो फिर से वापस CH2, इधर आ गए तो CH2 और छोर पे आ गए तो CH3, क्योंकि कार्बन क्या होता है? टेट्रा कोवैलेंसी होता है। और यहाँ पे भी देखें, है ना, एक कार्बन 2 3 4 5 6 7, ये क्या है हमारा? नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है। और एग्जाम्पल करें हम, और एग्जाम्पल करें क्लोरोबेंजीन, नेक्स्ट हमारा है क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की बात किया जाए तो कैसा होगा? कुछ इस तरीके का होगा, Cl, और साथ में ब्रोमोबेंजीन की बात किया जाए तो ये हमारा Br, ब्रोमोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, यस। नेक्स्ट और एग्जाम्पल हम करें तो इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड, इसको लिख सकते हैं तो C2H5Br, इसको क्या लिख सकते हैं? C2H5I, है ना। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, है ना। चलिए रहने दीजिए, काफ़ी एग्जाम्पल हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, नोट कर लिया आपने। चलिए अब हम ग्राफ पे आते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मिटा इसको, आइडियल सॉल्यूशन के हम ग्राफ पे आते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से वेरी करता है, ज़रा हम इस चीज़ को समझें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था आपसे कि ये यदि हमारा जो सॉल्यूशन है ये अभी कंपोनेंट A है, ये हमारा सॉल्यूट है, ये हम एक दूसरे सॉल्वेंट के साथ इसको मिक्सअप कर दिया, ये B हमारा क्या है? सॉल्वेंट है, और इसको हमने मिक्सअप कर दिया तो क्या बन गया हमारा? सॉल्यूशन बन गया। ये A और B सॉल्यूशन है। चलिए अब ज़रा गौर करके आप ध्यान से यहाँ देखें, यदि हम कर्व ड्रॉ करें, चलो ये देखते हैं, यदि वाई एक्सिस पे, दिस वन इज द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? वेपर प्रेशर। क्या लेते हैं वाई एक्सिस पे? वेपर प्रेशर लेते हैं, ठीक है। इस एक्सिस पे हमने क्या लिया? वेपर प्रेशर Vp, और इधर क्या लिया? मोल फ्रैक्शन, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिया, ये मोल फ्रैक्शन लिखा, ठीक है। इधर वेपर प्रेशर लिखा, इधर वेपर प्रेशर लिया। चलिए जरा गौर करके देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, हम इसका यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ A की बात करें और मोल फ्रैक्शन ऑफ B की बात करें, यहाँ भी हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B की बात करेंगे। अब ज़रा समझेंगे चीज़ों को
कि यहाँ पे एक्स ऑफ ए, यदि हमने यहाँ पे ज़रा गौर करें कि यहाँ पे हमने पी नॉट ऑफ ए ले लिया, मतलब पी नॉट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग है पी नॉट ऑफ ए का कि हमने यहाँ पे इस प्योर स्टेट में, यहाँ पे क्या होगा, पी नॉट ऑफ ए इसका वेपर प्रेशर, सॉरी पार्शियल प्रेशर, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होता है, वही पार्शियल प्रेशर भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, पी नॉट ऑफ बी, ये क्या है, ये वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ बी है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट इन ए है। और यहाँ बात करेंगे तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जिसको पी टोटल कह सकते हैं हम। तो देखिए अब इस पॉइंट पे हम बात करें, विचार करें, समझें चीज़ों को, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे देखिए ये क्या है, सिर्फ ए का है, प्योर ए का है, बी है क्या, बी तो बिल्कुल नहीं है, इधर इधर बढ़ेंगे तो फिर बी बढ़ेगा, लेकिन इस पॉइंट पे क्या है, सिर्फ ए है। तो ए की वजह से इसमें बी का मोल है क्या, नहीं है, सिर्फ ए का मोल है, मैक्सिमम मोल है ए का, तो मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम कितना होता है 1, और बी का क्या होगा 0। तो यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0। क्लियर हुआ बात। अब यहाँ आते हैं x से, अब इस पे क्या है, यदि इस पे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये b है हमारा, ये क्या है, ये P नॉट ऑफ B है, वेपर प्रेशर ऑफ B है इन प्योर स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ प्योर B है, तो x ए क्या होगा हमारा 0, ये तो नहीं होगा, और ये हमारा क्या होगा 1, ठीक है। अब देखिए आपको याद है कि हमने एक ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ड्रॉ किया था, जब P डाल्टन्स लॉ के अनुसार पी टी इक्वल लिखा करता था पी डैश ऑफ ए प्लस पी डैश ऑफ बी, इसको जब सॉल्व किया था तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आया था, है ना। तो वहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ से। तो ये देखा जाए, ये स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन समझना आप है, और ये भी हमारा क्या है स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये किसका है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ किसके लिए, बी के लिए, जो किसके बराबर होगा, एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी, एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी, पी नॉट ऑफ बी, एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका है, बी का, ठीक ना, क्लियर है बात। अब यहाँ देखा जाए, अच्छा ये किसका है, ए के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू एक्स ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए। अच्छा ये जो दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, ये जो कर्व है हमारा, ये इसके लिए, ये वाला कर्व इसका है, ये वाला कर्व इसका है, और ये तो टोटल बन रहा है किसका है, इसका। यहाँ से पी टोटल क्या मिल रहा है, पी डैश ऑफ ए प्लस पी डैश ऑफ बी, ये पी टोटल का कर्व, ठीक है। तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन का है, सब स्ट्रेट लाइन है आइडियल सॉल्यूशन का, है ना। नॉन आइडियल होगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा या फिर ये घटेगा, ये कर्व भी बढ़ेगा या फिर ये नॉन आइडियल में घटेगा, बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डिविएशन, घटेगा तो नेगेटिव डिविएशन। ये भी जो हमारा पूरा टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर का मिलेगा वो भी पॉजिटिव डिविएशन कैसा मिलेगा, बढ़ जाएगा, ऐसा कर्व मिलेगा, है ना, और नेगेटिव डिविएशन के लिए ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये कर्व था हमारा। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। मिटा दे इसको, क्लियर है एकदम बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आसान सा बात है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, डिफिनेशंस कर लें हम एक लाइन का बस। डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे क्या होगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम उसको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यदि हम बात करें रीज़न ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार, कि क्यों फॉलो नहीं कर रहा है, तो रीज़न पे आते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होने का रीज़न क्या है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होने का
वजह क्या है, रीज़न क्या है? तो जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले पता था, यहाँ पे हमने लिया था ए और ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है, यस ये सॉल्यूट है, और यहाँ पे हमने लिया सॉल्वेंट, दिस वन इज़ द सॉल्वेंट बी, और देखें तो यहाँ पे बी मॉलिक्यूल बी के साथ इंटरेक्टेड है और ये दोनों मिलके क्या बनाया, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ करता है, ए और बी मॉलिक्यूल है। अब जो होगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटरेक्शन जो हो रहा है यहाँ पे, इंटरेक्शन बिटवीन ए और ए मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक ना, जो हमें बराबर दिखना चाहिए किसके बीच में, इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड बी मॉलिक्यूल, वो बराबर नहीं होगा किसके, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूशन फेज में ए और बी में। ये जो इंटरेक्शन है दोनों बराबर नहीं किसके, इस सॉल्यूशन फेज में आने पे इंटरेक्शन या तो ज़्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाएंगे या फिर डिसोसिएट कर जाएंगे। मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाएंगे तो नेगेटिव डिविएशन हो जाएगा, और फिर जब डिसोसिएट कर जाएंगे, टूट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव डिविएशन हो जाएगा। तो ठीक है, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं बेटा, इसके कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो जस्ट जो अभी आइडियल सॉल्यूशन में किया था उसका सब अपोजिट हो जाएगा, है ना। ऑब्जर्व, जो पहला बात क्या था, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू, है ना। कैरेक्टरिस्टिक पे आए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसकी बात करें तो पहला हमारा क्या होगा कि जो ऑब्जर्व, है ना, उधर लिखा हुआ है फुल फॉर्म अच्छा से, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, ये हो गया हमारा पहला, है ना। फिर से बात कर सकते हो, ऑब्जर्व जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बराबर नहीं हो किसके, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के। तीसरा बात करें तो यदि हम मिलाएंगे दोनों सॉल्यूशन को तो या तो वो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ज़्यादा होगा या फिर कम हो जाएगा। उस तरीके से डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा हमारा, वो भी ज़ीरो नहीं होगा, या तो हीट होगा या फिर वो ठंडा हो जाएगा, हीट होगा या फिर वो ठंडा हो जाएगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक ना। आगे बात करेंगे, ठीक ना। अब ये जो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है वो दो तरह का होगा, ठीक है। क्या क्या होगा, एक जो सब कुछ ज़्यादा देगा, जो टूट जाएगा, जिसका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगा, ये सब हो जाएगा, उसको बोलेंगे क्या चीज़, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ एक पॉजिटिव डेविएशन देगा, दूसरा क्या देगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दूसरा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसको क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ओके। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हम कल वापस से नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपसे, नेक्स्ट लेक्चर में, कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ओके। तब तक आप पढ़ें, अच्छा से मेहनत करें, ओके, थैंक यू।